जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक ऐसे 100 कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप इन सवालों को देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने संपूर्ण निचोड़ साथियों पेश किया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस का। तो साथियों सबसे पहले हिंदी होगी, फिर बिहार जीके, विज्ञान, इंग्लिश होगी, मैथ होगी, यानी कि पूरे 100 प्रश्नों का हल हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पहला सवाल है, इसका जवाब आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि वहां कौन खड़ा है, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या है। तो इसका भेद क्या है साथियों, कौन क्या है, कौन एक पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं बल्कि एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते उनको क्या कहा जाता है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन बाजार की ओर गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि बाजार की ओर गया, ये आपको बताने ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ये है ना, ये क्रिया विशेषण है या विशेषण है या समुच्चय बोधक या सातों सर्वनाम है, ये आपको कुल मिला के बताना है। चलिए देखिए, बाजार की ओर गया तो ये क्या हो जाएगी साथियों, ये एक तरीके से यहां पर अगर बात करें या इसको यहां तक साथियों अगर हम लोग करें कि यहां से यहां तक ये क्या है, तो ये क्या है, ये क्रिया की साथियों विशेषता बता रहे हैं कि बाजार की ओर, तो मैं कहूंगा ये तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो किसकी बात चल रही है, देखिए वह स्वयं यहां नहीं आना चाहता, यहां पर बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, यही भी बिल्कुल सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये तेरे को मेरे को शब्द सही नहीं माने जाते, तो मैं कहूंगा इस वाक्य में दिक्कत है और यही वाक्य आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहां पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है सर्वनाम का। उसके बाद देखिए कह के लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो लिखाई हो जाएगी साथियों, लिखाई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए कह के जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको क्रिया विशेषण तो नहीं कहा जाएगा, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, तो उनको साथों संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह के बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो अगर आपका जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बेटी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए। देखिए प्रिय विषय हम लोग कह सकते हैं, है ना, प्रिय विषय, प्रिय कवि भी कह सकते हैं, प्रिय मित्र भी कह सकते हैं, लेकिन प्रिय बैरी थोड़ी ना कहेंगे कि ये मेरा सबसे प्यारा दुश्मन है, ऐसा थोड़ी ना कहा जाएगा। तो आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि जो शब्द के वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक उसको कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल साथियों, आप सभी को पता है कि आपके हिंदी के सेक्शन में पूरी के पूरे 10 सवाल पूछे जाएंगे, तो मैंने 10 सवाल बता दिए आपको, है ना। अब 10 में से कितना स्कोर रहा ये आप लोग एक बार कमेंट में मुझे बताइए। उसके बाद अब जीके जीएस वगैरह के सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे। अच्छा, इसको देखिए कह रहे कि अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म वाला बताइए क्या हो जाएगा। अंक की अगर बात करें तो अंक को संख्या भी कहते हैं और अंक को गुद भी कहते हैं, इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल। इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। उससे पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी तैयारी बिहार पुलिस कांस्टेबल की नहीं हो पाई है किसी वजह से, तो मैं आपको 3 पीडीएफ साथियों बता रहा हूं, इन 3 पीडीएफ को आप पढ़ लेना, अपने एग्जाम से पहले पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। देखिए पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी 10 सैंपल पेपर की, यानी कि जैसे इस बार पेपर पूछा जाएगा ना वैसे पूरी टीम का इसमें सहयोग है, 10 सैंपल पेपर को तैयार करने में सॉल्यूशन के साथ है। उसके अलावा साथियों आपको पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठाकर आप देख लो उसमें जो सवाल आते हैं 50 से 60% वो पीवाईक्यू से आते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की पिछली साल पेपर हुआ था 2024 में, उन शिफ्ट का सॉल्यूशन है, वहां से एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल आपके उठाएगा। उसके अलावा तीसरी पीडीएफ आपको जो दी जा रही बहुत दमदार है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ है। यहां से तकरीबन साथियों 10 से 12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और लगभग 8 से 9 सवाल यहां से मैं इस पीडीएफ से आपको फंसा के दिखाऊंगा। उसके अलावा इन दोनों पीडीएफ से साथियों लगभग
70% क्वेश्चन फंसेंगे। तो इन तीनों पीडीएफ को अगर आप सरसरी निगाहों से एक बार देख लेते हैं तो तकरीबन पेपर आपका 75% फंसेगा। ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आपके एग्जाम में जितने भी दिन बचे हो, जितना समय बचा हो, इसको ले लेना, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ लेना, साथियों मैं कहूंगा पेपर आपका पास हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं इस सवाल की। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन सबसे पहले कब और कहां गाया गया? तो साथियों सबसे पहले तो कलकत्ता में गाया गया, लेकिन 1911 में गाया गया, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कृष्ण नाट्यम इनमें से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह साथियों नृत्य कहां पर किया जाता है, यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। केरल का नृत्य है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। यानी कि परीक्षा में पूछे कृष्ण नाट्यम नृत्य कहां किया जाता है, तो केरल में किया जाता है। उसके बाद देखिए मारूरी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मारूरी नृत्य साथियों त्रिपुरा में किया जाता है। कहां पर किया जाता है यह नृत्य? साथियों त्रिपुरा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों गुजरात का है ये साथियों रण उत्सव, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों इंदौर, भुवनेश्वर, माउंट आबू, आपको याद रखना है साथियों माउंट आबू में स्थित है। यानी कि जैन धर्म का जो दिलवाड़ा मंदिर है ये साथियों माउंट आबू में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, खजुराहो के मंदिर साथियों किस राज्य में है, मुझे बताइए। साथियों ये जो एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं सुपर फास्ट तरीके से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डिक्टो सवाल पूछे जाते हैं। रत्ती भर का साथियों चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि ऑप्शन इधर से उधर हो जाए, बाकी ऐसा जैसा आपको यहां पर दिख रहा है ना वैसी साथियों चीजें होंगी। तो बस आप इन सवालों को देखते जाइए, इनको तैयार करते जाइए, आपका कॉन्फिडेंस साथियों लेवल बढ़ रहा है, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती, है ना। और धीरे धीरे इतनी तैयारी में आपकी एग्जाम तक करवा दूंगा आपके कि ये समझ लीजिए कोई आपका आसानी नहीं हो सकता, कोई आपको परीक्षा में साथियों हरा नहीं सकता। चलिए तो खजुराहो के मंदिर साथियों कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या की अगर बात करें तो ये तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, बताइए। तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ शहर स्थित है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देखिए कह रहे गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? यानी कि ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है ना ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में ही, बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल यानी कि खजुराहो ये कहां पर स्थित है? तो ये तो भाई साहब मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है साथियों खजुराहो। उसके बाद देखिए करके इनमें से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैं कहूंगा अमिताभ घोष साथियों इस पुस्तक के लेखक हैं। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और फटाफट मुझे बताइए आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? तो इसमें से साथियों मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है? तो निर्मला पुस्तक जो है ना साथियों ये मुंशी प्रेमचंद्र की ही तो पुस्तक है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो सिंध का बाग किसे कहा जाता था ये आपसे पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो को। बिल्कुल साथियों मोहनजोदड़ो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कालीबंगा का अर्थ है, तो कालीबंगा का अर्थ क्या है आपको बताना है, बताइए। कालीबंगा का अर्थ क्या? काले रंग की झोपड़ियां हैं? नहीं। काले रंग की चूड़ियां हैं? बिल्कुल सही साथियों। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो सही जवाब मैंने आपको बता दिया है। अगला सवाल कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? तो क्या कुबड़ वाले बैल तथा श्रृंग युक्त पशु को माना जाता था पवित्र पशु? गाय, हाथी, बकरी को? मैं कहूंगा नहीं साथियों, कुबड़ वाले बैल को सिंधु घाटी सभ्यता का ये पवित्र पशु था, पवित्र पशु माना जाता था साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है
है ना, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद स्तंभ, आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि किस स्तंभ शिलालेख में, तो मैं कहूंगा इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ, बी के साथ नहीं डी के साथ। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? तो किसकी बात चल रही है, क्या समुद्रगुप्त की बात चल रही है? बिल्कुल साथियों, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था और ये एक अच्छा वीणा वादक भी था। उसके बाद देखिए करके किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, फटाफट मुझे बताइए। साथियों अभी हम लोग यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस भी देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैथ के 10 के 10 सवाल आपके सही होना चाहिए। और इंग्लिश भी साथियों कोई बहुत कठिन नहीं आएगी, तो इंग्लिश में साथियों 10 नहीं तो 10 में से 8 सवाल तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा साथियों यहाँ पर हम लोग बिहार जी के भी देखेंगे, है ना। उसके अलावा साथियों साइंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे, जीके तो चल रही है और कुछ देर बाद साथियों करंट अफेयर के भी सवाल होंगे। तो ये ऐसा पहला चैनल है, यानी कि ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है, किसी चैनल पर भी साथियों 100 प्रश्नों के ऐसे एक्सपेक्टेड पेपर नहीं डाले जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डाले जा रहे हैं और ये आपको ऐसा पढ़ा रहा है। क्या करते, जीके के 50 सवाल ले आए, है ना, बिहार जीके के 50 सवाल, ऐसे होता है। मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं कि इंग्लिश के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे वैसे उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, मैथ के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे करा रहा हूं। तो ये साथियों यकीन मानिए, इसलिए इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तैयारी आपकी इतनी तगड़ी करवा दूंगा अगर आपने ये सारी क्लासेस देख ली, है ना। कुछ ही दिन बाकी हैं आपके एग्जाम में, कुछ घंटे भी हो सकते हैं कि किसी के एग्जाम में, तो इन सभी क्लासेस को देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों पुख्ता करिएगा, तगड़ा करिएगा। और इस सवाल की अगर बात करें करके किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो मैं कहूंगा गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। आंसर आपका डी होगा। करके दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, तो कितनी मंजिलें हैं साथियों? 5 मंजिलें हैं कुतुब मीनार में, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? क्या ये एक मस्जिद है या एक मंदिर है ना, या साथियों संत की झोपड़ी है, या ये एक मीनार है? तो मैं कहूंगा ये एक मस्जिद है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, करके शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहां पर स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली में स्थानांतरित की थी। दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए करके किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो यहां पर अगर बात करें शाहजहां आपका जवाब होगा। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने ही इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, करके भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? यह सवाल साथियों वाकई में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर आपको बताना है। क्या होगा जवाब? दादा भाई नौरोजी होगा। बिल्कुल साथियों, भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद देखिए काली मिट्टी इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी तो भाई साहब महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बहुत ध्यान से देखिएगा कौन सी नहीं है ना। देखिए बाजरा है, धान है, ज्वार है, लेकिन रवि की फसल है साथियों गेहूं। ये खरीफ की फसल थोड़ी ना, ये तो रवि की फसल है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अच्छा, तरबूज और खरबूज ये कौन सी फसल है? एक बार कमेंट में मुझे आप लोग फटाफट बताइए। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? बताइए। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? मुझे बताइए। तो ये तो साथियों फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय अगर आ जाए, है ना, और अगर राष्ट्रीय आ जाए, क्या साथियों, अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आ जाए तो ये कहां पर स्थित है? ये साथियों ओडिशा के कटक में स्थित है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाया जाता है? तो विश्व का कॉफी पोर्ट तो साथियों सेंटोस को कहा जाता है। किसको? सेंटोस को कहा जाता है विश्व का कॉफी पोर्ट। उसके बाद देखिए ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। देखिए ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि ठोस में यात्रा कर सकती है, द्रव में यात्रा कर सकती है ना। उसके अलावा साथियों गैस में यात्रा कर सकती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो निर्वात आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है? तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज ये मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है।
किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना एवं उसे नाम दिया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आंद्रे मैरी एम्पियर की बात चल रही है। इन्होंने ही विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की थी और उसको नाम दिया था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये भी सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका जवाब अल्बर्ट आइंस्टीन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब तो बिल्कुल सही है, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यानी कि लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो क्या मेंडल के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन के नियम पर या बॉयल के नियम पर? आपको याद रखना है लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली, है ना, लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार साथियों L.E. वाटरमैन के द्वारा किया गया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए करके किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है? तो ये अच्छा सवाल है साथियों, इसका आंसर मुझे बताइए। तो टोनोमीटर आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि टोनोमीटर का उपयोग किसी व्यक्ति के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है? तो मैं कहूंगा ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन नहीं, मीथेन आपका जवाब हो जाएगा। क्या आपको याद रखना है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित जो मीथेन गैस है ना, ये है ना, ये गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है। ये बात आपको साथियों याद रखना है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? मैं कहूंगा हाइड्रोजन का अधिकतम तापजनक मान होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। उसके बाद देखिए कह रहे के साथियों मैथियास शेलाइडन और थियोडार श्वान, यानी कि शेलाइडन और श्वान अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने पता साथियों कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, इसलिए सही जवाब आपका सी होगा। शेलाइडन और श्वान ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे शॉर्ट में। इन दोनों लोगों ने साथियों कोशिका का सिद्धांत दिया था, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि कौन से कोशिका अंगक को कोशिकीय हाउस कीपर कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों लाइसोसोम आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि लाइसोसोम ये कोशिका अंगक है, इसको कोशिकीय हाउस कीपर के नाम से भी जाना जाता है। टमाटर में कौन सा विटामिन होता है साथियों बताइए? तो टमाटर में पता हल्का सा खट्टा लगता होगा साथियों, विटामिन सी हो जाएगा, है ना। उसके अलावा साथियों आंवले में भी विटामिन सी होता है, आंवले में भी विटामिन सी होता है। उसके अलावा साथियों संतरे में भी विटामिन सी होता है और नींबू में भी साथियों विटामिन सी होता है। उसके बाद देखिए कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है मुझे बताइए? तो सल्फर, कोबाल्ट, सोडियम या पोटेशियम? पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम ये प्राथमिक पोषक तत्व कहलाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे शरीर का अपचनीय भाग है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा रूफेज? आप लोग याद रखेंगे, सवाल डिक्टो आएगा, डिक्टो आंसर आपको लिखा मिलेगा, यानी कि रूफेज जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग होता है। आंसर आपका बी होगा। मनुष्य की मुख गुहा में इनमें से किसका पाचन प्रारंभ होता है बताइए? तो कार्बोहाइड्रेट, मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद है साथियों यहाँ से आपके सामने करंट अफेयर के सवाल साथियों शुरू हो चुके हैं। तो करंट अफेयर के भी साथियों 12 से 13 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन सवालों को देखना पड़ेगा, है ना। चेन्नई ओपन 2025 में टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मैं कहूंगा साथियों क्यारियन जैकेट ने जीता। आंसर आपका जाएगा इस सवाल का सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहां पर किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहे कि हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवा के विस्तार की घोषणा की है? तो कितनी भाषाओं में? 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों कहां पर पता? अपने भारत में ही आयोजित किया जाएगा, है ना। अपने भारत देश में अगला एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है कह रहे कि इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं। उसके बाद देखिए
कह रहे कि इंग्लैंड के खिलाफ, ये तो रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मैं कहूंगा मेघालय करेगा 2027 में, है ना। 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, फ्रांस आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि टॉम क्रूज को फ्रांस देश का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। उसके बाद देखिए, कहने के साथियों, केनरा बैंक ने अपना अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया है ना, किसको नियुक्त किया है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, इनका नाम है माधवन कुट्टी, और डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए, ये तो रिपीट हो गया, ये भी कह रहे कि किसे आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? राकेश रोशन इनका नाम है, और राकेश रोशन को ही आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या लिखा हुआ है साथियों, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं कहूंगा साथियों थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। क्या थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा? 2025 का पैरा तीरंदाजी एशिया कप ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको साथियों याद रखना है, ये आपका थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, ये भी रिपीट हो गया क्या? ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, ये क्या हो रहा है भाई? चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि जो अभी हाल फिलहाल में जारी हुआ है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है, बताइए। तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मैं कहूंगा साथियों डेनमार्क देश शीर्ष पर रहा है। डेनमार्क आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और अगला सवाल है, ये क्या है? ये भी रिपीट हो गया, बहुत रिपीट हो रहे हैं भाई। किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसको साथियों चुना गया है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा बेथ मूनी को चुना गया है और जोमेल वारिकन को चुना गया है, इसलिए आपके सवाल का आंसर सी होगा। उसके बाद देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध किसने लगाया है? मैं कहूंगा अमेरिका देश ने लगाया है। अगला देखिए, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो किस देश ने? मैं कहूंगा बांग्लादेश के द्वारा साथियों डेविल हंट शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और उसके बाद देखिए, कह रहे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बाकी थे? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जयप्रकाश नारायण की बात चल रही है। जयप्रकाश नारायण आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? राजकुमार शुक्ल की बात चल रही है, यानी कि जो राजकुमार शुक्ल थे, इन यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह साथियों चंपारण में किया था, इसलिए चंपारण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहज आनंद की अगर हम बात करें तो बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था 1930 में। उसके बाद देखिए, कुंवर सिंह राजा थे, तो ये कहाँ के राजा थे साथियों? कुंवर सिंह, ये आपको बताना है। मैं कहूंगा साथियों कहाँ के राजा थे, फटाफट बता दीजिए। अगर आपका जवाब जगदीशपुर है तो जगदीश आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी साथियों मुझे बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो राजगृह आपका जवाब है, तो मैं कहूंगा राजगृह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध परिषद कहां पर हुई थी, बताइए। तो द्वितीय बौद्ध परिषद साथियों वैशाली में हुई थी। कहां पर हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति ये साथियों वैशाली में हुई थी। और किसके शासनकाल में? साथियों कालाशोक के शासनकाल में, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो बिहार की बात चल रही है, द बिहार हेराल्ड आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम द बिहार हेराल्ड ही था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं? यानी कि सही तरीके से अगर बात करें
तो 109 संख्या 109 और संख्या 121 के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो 109 के बाद 110 नहीं है, 111 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, 112 नहीं है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं, 115 भी नहीं है, 16 17 18 भी नहीं, 19 20 है ना, 19 20 21 है साथियों। तो कुल मिला के ये दो संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 109 से 121 के बीच हैं और पूर्णांक अभाज्य संख्याएं साथियों कहलाई जाती हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धनराशि उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है, पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपए और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपए हो जाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है। अब यहाँ से हमें एक हिंट मिलता है। क्या हिंट मिलता है साथियों? देखिए 500 एक वर्ष में और फिर दूसरे वर्ष में कितना हो जाता है, 500 से 550 हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों दर हमें कितनी प्राप्त होती है, पहले वर्ष की समाप्ति पर जो धनराशि थी वो 500 थी, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर धनराशि 550 हो गई, यानी कि साथियों 550 से 500 हो गई। तो इसका डिफरेंस और इसको दर निकालना है ना साथियों, गुणा 100 आपको लगाना है और बटे में यहाँ पर 500 आपका आ जाएगा। तो दर आपकी साथियों कितनी निकलेगी, ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 500 आ जाएगा और गुणा में साथियों 100 आ जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो कटेंगे, इसको कट करके 10 आएगा, यानी कि दर बराबर साथियों कितनी निकल आ जाएगी, 10% निकल आ जाएगी। 10% आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। समझ में आया साथियों ये सवाल, है ना? अगर सवाल आएगा तो ऐसे ही आपको इस सवाल को सॉल्व करना होगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ही क्या है साथियों ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब घनाभ की बात चल रही है, इस घनाभ की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे उस घनाभ का आयतन बताइए क्या होगा, क्या उस घनाभ का आयतन बताइए साथियों क्या होगा? क्योंकि पता ये आप कैसे लगा पाएंगे, आप ऐसे लगा पाएंगे घनाभ के आयतन में से घन का, ये घन की बात चल रही है ना साथियों, कितने घन निकलेंगे, तो घनाभ के आयतन को घन के आयतन से भाग देकर हमें पता चलेगा कि भैया कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है पता, लंबाई, चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। और घन का आयतन क्या होता है, अगर घन की भुजा हम ए माने तो घन का आयतन साथियों ए क्यूब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई वगैरह ऊंचाई करिए तो 24 गुणा 16 गुणा 16 बटे यहां पर अगर क्या है इसकी भुजा 8 बताई गई है तो ए क्यूब यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8 यहां पर हो जाएगा। ये बात साथियों क्लियर है। अब देखिए 8 से कट करोगे तो 8 3 24, 8 से कट करोगे 8 दूना 16, 8 से कट करोगे 2 दूना 8 दूना 16, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को अगर पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, मैं कहूंगा 12 घन बनाए जा सकते हैं। इसलिए 12 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा लगा साथियों ये सवाल, और ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इन सभी सवालों को आपको देखना है। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहे कि हीना 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। मतलब हीना एक ट्रेन से जाती है, उस ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि और वह 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस आती है। यानी कि एक दूरी है यहां से लेकर यहां तक, हीना जाती जो है एक ट्रेन से तो जाती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन वापस जो आती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो कह रहे कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो कुल मिला के कभी भी आपको कोई दूरी दी जाए, कहा जाए कि भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आते हैं, तो औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होगी, औसत चाल का एक सूत्र होता है साथियों, क्या ये मैं आपको बता देता हूं, 2 गुणा पहली चाल है ना और गुणा दूसरी चाल। ये बात आपको याद रखना है, मतलब 2 गुणा पहली चाल और दूसरी चाल और फिर दोनों चालों को आपको जोड़ देना। ये मैं अपना देसी सूत्र बता रहा हूं। तो 2 गुणा पहली चाल कितनी है साथियों 110 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है 50, और फिर नीचे दोनों चालों को आप क्या कर देंगे, दोनों चालों को आप साथियों यहां पर जोड़ देंगे, ये 110 है। तो कितनी आ जाएगी साथियों
ये कितना हो जाएगा साथियों, 100, 220, 220 गुणा 50 आपका हो गया, और ये कितना हो जाएगा 110 यानी कि 160 हो जाएगा, 100 सॉरी 100 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो गया। थोड़ी सी जगह बना लेता हूं मैं। देखिए 2 से कट करेंगे तो ये आपका 110 आ गया, 5 आ गया, नीचे आपका 8 आ जाएगा, और 2 से कट करेंगे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 गुणा 5 और बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि अब आपका पॉइंट में आंसर आएगा। देखिए इसको काटिए जरा, 4 एकम 4, 1 गया 15 हो गया, 4 तियां 12 है ना, पॉइंट लगाया और 3 बचा था 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि इसकी गुणा आपको 5 से करना है। चलिए 5 से गुणा कर देते, क्या दिक्कत है। अभी हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट हम 2 नंबर के बाद लगा हुआ है ना, तो 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 2 37 हो गया, 5 तियां 15, 18 हो गया, 5 एकम 5 6 हो गया। 2 नंबर के बाद पॉइंट था, 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। यानी कि औसत जाल जो निकलेगी साथियों वो 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी। ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखें अब। चलिए भाई, तो इस सवाल को देखिए आप लोग साथियों और बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहे कि एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है। यानी कि मान लीजिए साथियों उसका क्रय मूल्य अगर 100 है तो वो कितना 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि 150 उस पर वो अंकित कर देता है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, और इस अंकित मूल्य यानी कि 150 पर 25% की छूट देगा, यानी कि वो इसको 75% में बेचेगा। तो देखिए जरा, जब 25% की छूट देता है तो कितने में वो चीज बेची जाती है ना। 25 तियां 25 चौक 4 से कट करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 4 तियां 12 और 4 सत्ते 28 आ जाएगा, और 4 पंजे आपका साथियों यहाँ पर 20 आ जाएगा। 37 की गुणा जरा आपको 3 से करना है। 37 की गुणा, 37 नहीं बल्कि 375 की गुणा आपको 3 से करना है। एक पॉइंट लगा, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। 3 पंजे 15, 7 तियां 21 और 22, 3 तियां 9 और 11, यानी कि 112.5। अब देखिए अब यहाँ पर आपको समझना होगा, आपको क्या समझना होगा, आपको साथियों समझना होगा कि एक क्रय मूल्य था वो 100 रुपए था, 50% की हम वृद्धि उस पर कर देते, अंकित मूल्य 150 हो जाता है, लेकिन फिर 25% की छूट दी जाती है 150 पर, तो मूल्य 112 रुपए। 150 रुपए से जब 25% की छूट दोगे ना तो 112 रुपए आ जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि उसे लगता है कि उसे 25% का लाभ होगा, है ना। उसको क्या लगता है कि 25% का लाभ होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ क्या है। उसने खरीदी थी 100 रुपए की, और अब उसको कितने का लाभ हुआ है साथियों, लगभग लगभग यहाँ पर अगर बात करें 12.5 रुपए का ही तो लाभ हुआ। अरे भाई 100 रुपए की तो खरीदी है, 12.5 रुपए का ही तो लाभ उसको होगा। लेकिन उसको अब जो भी लगे 25% का लाभ हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तविक लाभ तो 12.5 रुपए का हुआ है। तो 12.5 रुपए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका और हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए एक दो सवाल साथियों और बचे हैं, 2-4 सवाल, उसके बाद हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत सतर्कता से आप लोग रहिए। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर साथियों होता है दूरी बटा चाल। तो यहां पर साथियों क्या क्या दिया है, दूरी यहां पर दी है कि भैया दूरी जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहां पर क्या चाल दी है, चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। इसको कैलकुलेट करोगे समय साथियों आपका निकल आएगा 25 एकम 25, 25 तियां 75। अब साथियों इसको अगर कट करोगे, है ना, समय आपका कितना निकल कर आया, समय आपका घंटे में निकल कर आया 10/3 घंटे निकल कर आया। तो 10/3 घंटे कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अगर इसको हम सातों देखिए कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 आ गया, 3 तियां 9 हो जाएगा। अब बचे क्या, 1 बचेगा, यानी कि 3 घंटे और 1/3 मिनट। तो इसको अगर मिनट में कैलकुलेट करें तो 60 से आपको करा लेना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 3 घंटे 20 मिनट आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अब नेक्स्ट नंबर का सवाल देख लेते हैं, क्या है भैया इस सवाल में। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका महत्तम समावर्तक सातों कितना है, 12 है। तो वो संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं। देखिए, अगर 3 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है और वो संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं, यानी कि वो संख्याएं भी इसी अनुपात में होंगी। जैसे कि एक हो जाएगा 12, दूसरा हो जाना चाहिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, फिर 12 तियां 36, लेकिन यहाँ पर 24 नहीं 34, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। एक है 12, फिर 12 दूना 24, लेकिन ये 12 तियां आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। 10 से 12, 10 दूना 20 होना चाहिए, फिर 30 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 12 के अगर 12 दूना 24 है ना, और 12 तियां आपका 36, ये इसका जो अनुपात बनेगा वो ये है ना, वो ये है। जैसे कि अगर हम इसका अनुपात निकालें ना, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तियां 36, तो ये मिल रहा है। बाकी आप किसी का भी देख लो, ऐसा अनुपात नहीं मिलेगा। इसकी अगर बात करें तो 12 एकम 12, 12 तियां 36, 12 चौक 48, ये मिल रहा है। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है साथियों। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करके दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है भैया, चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और दूसरा आदमी 3.25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधा घंटा पहले पहुंच जाता। वो तो पहुंच जाएगा, क्यों? क्योंकि दूसरे आदमी की चाल भी तो ज्यादा है ना। 1 किलोमीटर से थोड़ी कम उसकी चाल है, 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल ज्यादा है, तो वो तो पहले पहुंचेगा ही साथियों। तो गंतव्य स्थान की दूरी क्या है? देखिए, कभी भी अगर आपको ऐसे कहा जाए कि भैया 2 चालें दे दी जाएं और ये बता दिया जाए कि ये बंदा उस आदमी से इतने घंटे पहले पहुंच रहा है, इतने मिनट पहले पहुंच रहा है, तो दूरी बताई। इसका भी एक सूत्र होता है। दूरी हम मान लेंगे साथियों डी। दूरी क्या मान लेंगे? डी। इसका एक सूत्र होता है साथियों, डी बटे, है ना, डी बटे पहली चाल, क्या? डी बटे चाल 1, ये मान लें। ठीक है, डी बटे चाल 1 माइनस डी बटे चाल 2 बराबर आपका साथियों क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। और समय कितना दे रखा है? समय आपका आधा घंटा दे रखा है, यानी कि 1/2 दे रखा है। अब देखिए, आपको डी का मान निकालना है। अब देखिए भाई साहब, यहां पर एक सेकेंड, तो डी बटे क्या हो जाएगी? पहली चाल कितनी है? 3, और माइनस डी बटे दूसरी चाल कितनी है साथियों? 3.75, और बराबर समय कितना दे रखा है? 1/2, यानी कि आधा घंटा दे रखा है। इसकी कैलकुलेशन इससे करोगे और इसकी कैलकुलेशन इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा साथियों? 3.75 डी माइनस 3D आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा साथियों? 3 गुणा इन दोनों की गुणा हो जाएगी, है ना। चलिए, और बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब 3.75 डी में से 3D जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 0.75 डी बचेगा, है ना। और बराबर आपका 1/2 है। अब इसकी कैलकुलेशन इससे आप कर लोगे ना साथियों, है ना। ये पूरा उठ के साथियों यहां पर आ जाएगा 3 गुणा 3.75। अब इसको आपको क्या कर लेना है? कैलकुलेट करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, तो 2 से तो ये कट होगा नहीं। एक काम साथियों आप ये कर सकते हो, थोड़ी सी जगह हमें चाहिए। अब डी आपको निकालना है ना, 1/2 आ गया यहाँ पर, और 3 गुणा 3.75 आ गया। अब देखिए, ये 0.75 नीचे आ जाएगा, 0.75 यानी कि 75 नीचे आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है इससे, और यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है इससे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई साथियों, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इसको जरा कैलकुलेट करवाइए, है ना। कैसे कैलकुलेट करवाए? 25 से कट करें, 25 तियां 75, और फिर आपका 25 से कम 25 हो जाएगा, कितना जाएगा? ये आपका 12 जाएगा, तो 125 हो जाएगा। 25 पंजे आ गया आपका। इतनी बात क्लियर है। और 3 से साथियों ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके सामने क्या आ गया? डी बराबर ये 15 आ गया है, और बटे में क्या आ गया? 2 आ गया है। यानी कि यहां पर तो साथियों इसको कैंसिल करोगे तो 7.5 आ जाएगा। यानी कि दूरी कितनी होगी? 7.5 किलोमीटर की दूरी होगी। और 7.5 किलोमीटर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यानी कि 15 के आधे कितने होते हैं साथियों? 7.5 ही तो होते हैं। तो इस प्रकार जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, अगला सवाल देखते हैं साथियों। इस सवाल को देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 1300 में
1300 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि 1300 में अगर हम 69 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 1369। तो कि ये क्या किसी संख्या का स्क्वायर है? अगर हाँ, क्या 1300 में अगर हम 63 जोड़ दें तो 1363 किसी संख्या का स्क्वायर है, या 1336 है, या 1300 साथियों 96 है? क्या होगा साथियों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं जो आपका 1369 है ना साथियों, ये 37 का स्क्वायर है। किसका है? 37 गुणा 37 का स्क्वायर है। तो एक बार 37 गुणा 37 हम करके देख लेते हैं। 7 7 49 हो जाएगा, 7 3 21 और आपका 25 हो जाएगा। 7 3 आपका 21 हो गया, 3 3 9, 10 11 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, बिल्कुल 1369 हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब साथियों यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चंस हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है वेंचर। वेंचर का आपको सिनोनिम बताना है साथियों, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेंचर का मतलब क्या होता है। वेंचर का मतलब होता है साथियों जोखिम उठाना। क्या वेंचर का मतलब क्या होता है साथियों? वेंचर का मतलब होता है जोखिम उठाना। तो इनमें से कौन से वर्ड का मतलब होता है जोखिम उठाना या कुछ करना? देखिए, अगर प्रोटेक्ट की हम बात करते हैं तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है साथियों रक्षा करना। तो ये तो इसका सिनोनिम साथियों लग नहीं रहा है ना। उसके अलावा साथियों नेग्लेक्ट करना किसी चीज को। उसके अलावा साथियों अगर अटेम्प्ट की अगर बात करते हैं साथियों, कोशिश करना किसी चीज को करने की कोशिश करना। ठीक है। गार्ड मतलब क्या होता है साथियों? गार्ड भी कहते हैं साथियों रक्षा करने वालों को, यानी कि रक्षक को। तो कौन सा लग रहा है साथियों? मैं तो यही कहूंगा कि जोखिम उठाना या कोई काम करना लगभग लगभग थोड़ा सा सेम मीनिंग दे रहे हैं, यानी कि वेंचर का सिनोनिम जो होगा वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि अब आपको बोल्ड का साथियों बताना है। क्या? अब आपको बोल्ड का साथियों एंटोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले तो बोल्ड की अगर बात करें, कहते किसको कहा जाता है बोल्ड? बहादुर। जो बंदा बहादुर होता है, जो बंदा साहसी होता है, उसको साथियों बोल्ड कहा जाता है ना। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है साथियों टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है साथियों? डरपोक, है ना। टिमिड का मतलब क्या होता है साथियों? डरपोक होता है। टायर्ड की अगर बात करें, टायर्ड का मतलब क्या होता है साथियों? थका हुआ होता है। क्या होता है साथियों? थका होता है। सॉफ्ट की अगर बात करें, कोई चीज सॉफ्ट है यानी कि कोई चीज मुलायम है। हर्ष की अगर बात करें तो हर्ष कहते हैं साथियों कठोर को, है ना, कठोर होता है। तो कुल मिला के बहादुर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डरपोक हो जाएगा, यानी कि बोल्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हिंड्रेंस की अगर हम बात करें तो हिंड्रेंस का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है पता साथियों? कि रास्ते में बाधक आ गया, बाधा बन रहा है, ये तो हिंड्रेंस हो रहा है मेरे लिए, बाधक बन रहा है साथियों, बाधा आ रही है। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? एडवांटेज। एडवांटेज का साथियों इसका उल्टा हो सकता है ना। कि या एडवांटेज मतलब क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर लाभ हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें डिटरेंट की, अगर बात करें डिटरेंट का मतलब पता क्या होता है साथियों? देखिए, एक होता है उत्साहित करने वाला और एक होता है हतोत्साहित करने वाला। तो हतोत्साहित करने वाले को कहते हैं क्या? हतोत्साहित करने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? डिटरेंट कहा जाता है। बैरियर की जब हम बात करते हैं, बैरियर का मतलब होता है साथियों अवरोध। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। हैंडीकैप की अगर बात करें तो साथियों हैंडीकैप कोई विकलांगता, अपंगता होती है। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि बाधा का अगर विलोम बताना है तो भाई ये मेरे लिए बाधक है, ये मेरे लिए बाधा बना रहा है, ये मेरे लिए मुझे लाभ दे रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहने कि ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर, ये क्या है? ये एक ईडियम है, एक मुहावरा है। इसका मतलब आपको बताना है साथियों क्या होता है। देखिए, ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर, पनिशेबल केस नहीं, प्लेसेंट सिचुएशन नहीं, अनकैनी सिचुएशन नहीं, अनप्लेसेंट सिचुएशन बिल्कुल सही साथियों। फाइन स्टेट ऑफ अफेयर को कहते एक अनप्लेसेंट सिचुएशन, है ना, यानी कि विषम परिस्थिति इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड आपको गलत लग रहा है, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है साथियों, बताइए। चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है फ्रॉडस्टर। फ्रॉडस्टर की अगर हम मैं स्पेलिंग की बात करूं तो FRAU, क्या FRAUD
DHTER होता है। और इसका मतलब पता क्या होता है, जो धोखाधड़ी बंदा करता है ना, कहते नहीं ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो कुल मिला के साथियों जो धोखाधड़ी करने वाला बंदा होता है, धोखा करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है साथियों, फ्रॉडस्टर है। ये तो फ्रॉडिया है, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना ये तो फ्रॉडिया है, यानी कि ये तो फ्रॉडस्टर है। चलिए फ्रॉडस्टर है। तो गैंगस्टर की साथियों जब हम यहाँ पर बात करें, गैंगस्टर का मतलब क्या होता है, बदमाश। जैसे कि आप पुलिस में जाना चाहते हो, बदमाश बनना चाहते हो, खैर कोई नहीं, गैंगस्टर की स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ पर सही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। ट्रिकस्टर की अगर बात करें, ट्रिकस्टर का मतलब पता क्या होता है, चालबाज कहते हैं। पता किसे कहते हैं, चालबाज को कहा जाता है ना। और उसके अलावा साथियों प्रैंकस्टर की अगर बात करें, कहते नहीं है कि ये तो प्रैंक कर रहा है, यानी कि प्रैंकस्टर है, यानी कि वो बंदा बहुत शरारती है। भाई प्रैंक तो वही करेगा जो बंदा शरारती होगा। तो कुल मिला के स्पेलिंग किस वर्ड की गलत थी, ऑप्शन नंबर ए वाले की स्पेलिंग गलत थी साथियों। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ओपिनियन के बारे में आपको बताना है कि इसका सिनोनिम साथियों क्या हो सकता है, बताइए फटाफट। चलिए तो ओपिनियन की अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको एक ओपिनियन दे सकता हूं, यानी कि मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं, एक आइडिया दे सकता हूं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। फैक्ट का मतलब तो होता है साथियों सत्य बात, क्या सत्य बात। ट्रथ की अगर बात करें, ट्रथ का मतलब होता है साथियों सच। आइडिया की अगर बात करें, आइडिया का मतलब क्या हो जाएगा, कोई विचार, यानी कि मैं आपको एक विचार दे सकता हूं या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। प्रूफ की अगर बात करें तो प्रूफ का मतलब क्या होता है साथियों, सबूत होता है। तो मैं कहूंगा कि ओपिनियन का जो सिनोनिम लग रहा है वो आइडिया लग रहा है, इसलिए आइडिया आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये पूरे 100 सवाल साथियों आप लोगों ने देख लिए। कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार इस वीडियो को साथियों लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।